विजय काठ के घोड़े पर सवार हुआ, चाबुक लगाई और बोला, मुझे पवन परी के देश में ले चलो। घोड़ा आकाश में बड़े वेग से उड़ चला। विजय को नीचे की धरती नहीं दिखाई पड़ती। जान पड़ता था नीचे अंधेरा के सिवा कुछ नहीं है। कई दिनों तक उड़ने के बाद घोड़ा एकाएक घने जंगल में उतर पड़ा। विजय भूख प्यास से व्याकुल था। कुछ जंगली फलों को उसने तोड़कर खाया और झरने का पानी पीकर थोड़ा आराम पाया। अब ये जानने के लिए परेशान था कि आगे किधर जाना चाहिए। जलपरी ने उसे कह दिया था कि घोड़ा पवन परी के देश से एक कोस इधर ही रुक जाएगा। घोड़े के रुक जाने का मतलब था कि पवन परी का देश यहाँ से एक कोस की दूरी पर है। वह आगे जाने का रास्ता खोज ही रहा था कि उसे आकाश में जंगल से पूर्व की ओर एक रंगीन चित्र पड़ा। उसने चित्र को बड़े ध्यान से देखा। चित्र स्वच्छ दिखलाई नहीं पड़ता था, पर विजय ने अनुमान किया कि वही पवन परी का महल है। उसने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और पूर्व की ओर चल पड़ा। वह ज्यों आगे बढ़ता गया, दिन रहते हुए भी उसकी आंखों के सामने अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। कुछ ही देर में ऐसा हुआ कि एक दमन ही देख पाता था। वह अपने जीवन से निराश हो गया। वह समझ नहीं पाता था कि क्या करे। वह वीर, पर ऐसी कठिन अवस्था में पड़कर वह दुखी हो गया। उसका धीरज छूटने लगा। उसे माता पिता और भाई की याद आने लगी। जैसे तैसे टटोलकर वह 2 बार ही कदम और बढ़ सका था कि एक चट्टान से टकरा गया और गिर पड़ा। वह उसी चट्टान पर बैठकर रोने लगा। न मालूम कब रात हुई और सुनापन में उसके रोने की आवाज जंगल में गूंजने लगी। दुख और घबराहट से उसे बेहोशी आ रही थी। इतने में उसकी ओर एक धीमा प्रकाश आता हुआ दिखलाई पड़ा। आंखें फाड़ फाड़ कर वह देखने लगा। जैसे जैसे प्रकाश पास हो रहा था, चमक बढ़ती जा रही थी। वह प्रकाश किसी स्त्री के शरीर से निकल रहा था और वह स्त्री उसके सामने खड़ी थी। स्त्री ने विजय से पूछा, तुम कौन हो? सुने जंगलों में अपनी जान देने क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इससे कुछ ही दूरी पर पवन परी का राज है, जिस जंगल में कोई नहीं पहुंच पाता? इस जंगल मेरी शोभा देखने आती है। मैं अजान देश का राजकुमार हूँ। मेरे पिता राजा कंचन पवनपरी के महल की बात सपने में जान पाए हैं। उनके राज्य में ऐसा महल हो, ऐसी उनकी अभिलाषा है। मैं उसी सपने को पूरा करने चला। अब तुम कौन हो, मुझे बतलाओ। मेरा नाम प्रभापरी है। मैं दीपरी देश की रहने वाली हूँ। एक बार राजा रंजन वन में शिकार खेलने आए थे। मैं जंगल में घूम रही थी। राजा से मेरी भेंट हो गई। राजा ने मुझे एक मोतियों की माला बंद की। लेने को मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ उनके हाथ से छुआया। मनुष्य से छू जाने पर परी अपने देश को नहीं लौट सकती। जन्म से ही मेरे शरीर से प्रकाश निकलता। मैं तब से इसी वन में रहती हूँ। वन की रखवाली करना मेरा काम है। मैं एक तरह से यहाँ कैदी हूँ, क्योंकि राजा से मिलकर मैंने अपराध किया था। उस समय पवन परी आकाश में अपने महल के साथ उड़ रही थी। उसने मुझे राजा से बातचीत करते देख लिया। मेरे प्रकाश में पवन परी अंधेरी रात में इस जंगल की शोभा देखने को आती। मुझे यहाँ रहने को घर मिला है। मेरी सेवा के लिए दास दासियां हैं और सारे आराम है। फिर भी मैं कैद में हूँ। राजा रंजन मुझे अपने राज्य में ले जाना चाहते थे। मैं वहां जाने के लिए व्याकुल रहती हूँ। विजय ने कहा, मैं तुम्हें कैद से छुड़ाने की कोशिश करूंगा, पर सबसे पहले पवन परी के महल को लेना है। तुम मुझे मेरे काम में मदद करो। प्रभापरी ने कहा, पवन परी के महल तक पहुंचना मौत से खेलने के बराबर है। फिर भी मैं तुम्हें रास्ता बतला दूंगी। तुम्हें वीरता से काम लेना होगा। जगह जगह पर तुम अंधेरे में फंसोगे। अंधेरे से बचने के लिए तुम मेरी अंगूठी लो। अंधेरे में इस अंगूठी से तुम्हें प्रकाश मिलेगा। पवन परी बड़ी कठोर है। उसके मन को मोहने के लिए तुम्हें सोने का कमल ले जाना होगा। विजय ने कहा, ये कमल कहाँ मिलेगा? प्रभापरी ने कहा, परी का महल जिस जगह पर झूलता है वहाँ कमल तालाब है। उसका पानी अंधों की आंखों में डालने से आंखें खुल जाती है और अंधा देखने लगता है। इसी तालाब में रोज सवेरे एक सोने का कमल खिलता है और दोपहर होते होते गायब हो जाता है। उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह आग की तरह जलता है। तोड़ लेने पर ही वह ठंडा होता है। विजय ने कहा, तो ये कमल कैसे तोड़ा जा सकेगा? प्रभापरी ने कहा, सुरंग पवन परी के महल के पास ले जाती है। उसी के द्वार पर कपास का पेड़ है। उस पेड़ से रुई हाथ में ले जाकर जो कमल तोड़ेगा उसका हाथ नहीं जलेगा। परी देश से कोई यदि रुई लेना चाहता है तो रुई गायब हो जाती है। इसी से कमल को कोई नहीं तोड़ पाता। विजय ने कहा, परी के महल तक जो सुरंग पहुंचाती है वह कहाँ पर है और मुझे उसमें कैसे जाना होगा? प्रभापरी ने कहा, सुरंग बहुत लंबी नहीं है, पर उसमें जाते समय खतरा बहुत है। रास्ते में सांपों का भय है। सांप देह में लिपट जाते हैं। जहाँ तहाँ खोहों में ऐसी चिद्दियां रहती है जो अपनी चोंचों से आंखें फोड़ देती है। सुरंग के आखिरी दरवाजे पर कोई दानव का पहरा है। पवन परी हरदम नीचे रहती है। उसके उड़ने के लिए कोई दूसरी सवारी नहीं है,
इसलिए वह महल के साथ उड़ती है। वह कभी कभी नीचे आती है। महल धरती से कुछ ऊपर टिकता है और वह उतरकर जिधर चाहती है घूमती है। जब तक वह उड़ती है, पहरेदार नींद में सोए रहते हैं। प्रभा ने विजय को सुरंग दिखला दी। विजय सुरंग में प्रवेश कर गया। जाते समय प्रभा से वादा किया कि वह लौटकर उसको कैद से छुड़ा देगा। सुरंग बहुत चौड़ी थी। बीच में चलने के लिए एक पतला रास्ता बना हुआ था। रास्ता उभर खाबर था। विजय जैसे ही सुरंग में घुसा और 2 कदम बढ़ा कि एक नागिन उसके पैर से लिपट गई। विजय सचेत था। उसने ड्राट अपने मजबूत हाथों से नागिन के सिर को पकड़ लिया और अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े करना ही चाहता था कि नागिन बोल उठी। राजकुमार, मेरी जान छोड़ दो। मैं सुरंग के सांपों से तुम्हें बचाती रहूंगी। यह नागिन सुरंग में रहने वाले सांपों की माता थी। विजय ने नागिन को छोड़ दिया। सुरंग में सांपों ने फिर विजय पर हमला नहीं किया। प्रभा की दी हुई अंगूठी को प्रकाश में विजय ने देखा कि दीवार की दरार में एक काला पक्षी छिपा हुआ है। विजय ने उसके दोनों डैनों को काट डाला और डैनों को अपनी पीठ पर लटका लिया। जिसके डैने कटे थे वह राक्षसियों का सरदार था। भय के मारे दूसरे पक्षी अपने को बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगे। सुरंग इतना घूम-घुमाव था कि उसमें चलते चलते 3 महीने बीत गए तो भी विजय सुरंग के बाहर नहीं पहुंचा। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें।